Hello students, welcome to lecture number 14 of Unit 14 Biomolecules. As we know that at presently we are located or situated at proteins, and we know that this protein is made up of alpha amino acids. So in last sessions we saw the classification of this alpha amino acid on the basis of their acidic, basic and neutral behavior. Then we further classified into essential amino acids and non-essential amino acid. And for your information, further classification is a complete protein and incomplete protein. In portion of this alpha amino acid in last lecture, we shows the different type of 20 amino acids, structure of these amino acids, 3-letter symbol, 1-letter code, side chain. Okay, so this much portion that we have to study in our last session. But today, now we focus on the point is called as an properties of alpha amino acids. So what are the properties that we have to observe in the case of alpha amino acid? So we start properties of alpha amino acids. So amino acids are usually colorless, right? Crystalline solids. These are water soluble. And high melting solids. They having a high melting solids and behave like salts. They behave like salts rather than simple amine or COOH. Once again, amino acids are usually colorless. They are non-volatile crystalline solid which melts with a decomposition at fairly high temperature. Okay. The aqueous solid. Okay. Number 2, they are insoluble. They are insoluble in non-polar solvents. Non-polar solvents like ether, benzene, but fairly soluble in water. ये यहाँ पे दिखा रहा है कि वाटर में सोल्यूबल होने का एक रीजन ये भी है कि ये कुछ इसमें यहाँ पे वाटर सोल्यूबिलिटी का मतलब यहाँ पे पोलैरिटी है वो बहुत बढ़िया पोलैरिटी है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है. तो इस तरह से भी हम यहाँ पे सोच सकते हैं. ठीक है. फिर हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि उसका जो एक्वियस सॉल्यूशंस होता है, राइट, देयर एक्वियस सॉल्यूशन behave like solutions of substances of high dipole moment. Solution of substances of high dipole moment. जो हाई डाइपोल मोमेंट वाले जो भी सब्सटेंस होते हैं उसके जैसा उसका एक्वियस सॉल्यूशंस का बिहेवियर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. क्यों दिखाई दे रहा है वो हमें समझना पड़ेगा. तो इसके लिए हम इसको इस पॉइंट से भी दिखा सकते हैं कि एमिनो एसिड्स कंटेन बोथ एन एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप एंड बेसिक एमिनो ग्रुप. तो दोनों एक में ही होने की वजह से ये दोनों ग्रुप अंदर यानी इनर पोर्शंस में इंटरेक्ट करेंगे. सो दे अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अदर. क्लियर हो गए आपको.
So therefore amino acids can be considered as a simply as a amines as well as acid, because actually they neutralize each other involving the transfer of proton. देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, यहाँ पे देखिए अब RCH NH2COOH ये एमिनो एसिड्स अल्फा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है। हमें मालूम है कि ये NH2 है वो बेसिक है और COOH है वो एसिडिक है। तो क्या होगा, ये एसिड है या बेस है तो वो दोनों अंदर इंटरेक्ट करेंगे और दे अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अदर। तो क्या होगा, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, H+ देने की, तो बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, H+ लेने की और लॉन पेयर देने की। ठीक है, तो ये अभी ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा ना, दिस इज NH3+ एंड यहाँ पे क्या हो गया है COO-। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं उसको हम ज्वीटर आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ज्वीटर आयन। और कई बार हम इसको इंटरनल सॉल्ट भी बोलते हैं, इंटरनल सॉल्ट भी बोलते हैं। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, हमारी बुक में जो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको ज्वीटर आयन में थोड़ी डिटेल्स बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आपकी जो पास्ट JEE की या नीट की एग्जामिनेशन, स्पेशली इन द केस ऑफ JEE एडवांस, तो ये टॉपिक है ना वहां से उसने निकाला हुआ है। हमारी बुक में सिंपली व्हाट इज ज्वीटर आयन यही लिखा हुआ है, उसमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या कुछ भी बात यहाँ पे समझाई नहीं गई है। तो मैं आज उसको ये लेक्चर में आपको अच्छी तरह से, क्योंकि एक बार हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से उसको देख लेना है। ठीक है, सो हम क्या सोचेंगे, फिर से हम यहाँ पे यही दिखाना चाहेंगे कि ये जो दोनों ग्रुप है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होके एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप हो NH2 ग्रुप है, तो दोनों के बीच में से वो इंटरेक्ट होके वो ज्वीटर आयन या उसको हम इंटरनल सॉल्ट भी बोल रहे हैं। तो ये जो सॉल्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सो एज ए रिजल्ट एमिनो एसिड लार्जली एग्जिस्ट एज अ डाइपोलर आयन। सो डाइपोलर आयन की वजह से उसकी डाइपोल मोमेंट क्या बता रही है, जैसे जो अच्छे वाले जैसे ऐसे कंपाउंड होते हैं, देखिए यहाँ तो एक आपको दिखाई देगा थोड़ा आयोनिक बॉन्ड का भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों चार्ज होते हैं। सो दिस डाइपोल स्ट्रक्चर इज कॉमनली नोन एज ए इंटरनल सॉल्ट। अभी जो सबसे बढ़िया पॉइंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, जो हमारी बुक में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इसका जो परसेप्शन है वो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। जो अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं। फिर से वंस अगेन, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, मैंने आपको पता हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक कॉलम बताई थी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की। मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, तो आज ये लेक्चर में मैं थोड़ा आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। ये जो अल्फा एमिनो एसिड्स है, देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बिकॉज of the Zwitter ion structure, right? Alpha amino acids are high melting crystalline सॉलिड्स। तो ये जो, क्योंकि इसका जो ये नेचर है ना, इसकी वजह से वो हाई मेल्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में चला जा रहा है। एंड वी नो दैट दे आर मॉडरेटली soluble in water। अभी कहानी में ट्विस्ट कहां पे आ रहा है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं फिर से ये ज्वीटर आयन, यहां से फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं ये। अब देखिए यहाँ पे R है और COO- है। ठीक है, ये मेरा स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने अभी एक 2 नंबर का स्ट्रक्चर में ये ज्वीटर आयन है। देखिए आप फिर से ये न्यूट्रल है, एक तरह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जैसे मैं उसको यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं उसको एसिडिक मीडिया में डाल रहा हूं, यानी मैं इसमें एसिड डाल रहा हूं।
तो एसिडिक मीडिया क्या होगा, H प्लस किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो मेरा स्ट्रक्चर है वो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, NH3, दिस इज CHRNCOOH। तो आपको फिर देखिए हम पॉजिटिव ही रह गया, नेगेटिव यहां से निकल गया है, इसका मतलब ये हुआ ये पॉजिटिव रहने की वजह से ये केटाइन फॉर्म में मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये जो आपको 1 में दिखाई दिया है वो केटाइन फॉर्म में मैंने दिखाया हुआ है। फिर से मैं इसमें से OH निकाल दूंगा, यानी इसको बेसिक मीडियम में लाऊंगा तो फिर वो वहां पे आ जाएगा। सेम वे देखिए मैं भी यहाँ पे भी यही प्रोसेस कर रहा हूं कि उसको मैं बेसिक मीडियम में, किसको, इसको, फर्स्ट सेकंड स्ट्रक्चर को यानी ज्विटर आयन को, जैसे मैं उसको बेसिक मीडिया में यहाँ पे दिखा रहा हूं तो बेसिक मीडिया क्या करेगा, तो दिस इज NH2 CHR COO माइनस में चला जाएगा। ये मेरा स्ट्रक्चर नंबर 3 है, राइट। फिर से 2 वाला 3 में चला गया है, अभी इसमें आपको नेगेटिव, क्योंकि उसने क्या किया है, OH माइनस है वो जुड़ेगा यहाँ, H प्लस को निकाल के उसको न्यूट्रल कर देगा। तो अभी तो ये एनाइन फॉर्म में मुझे यहाँ पे मिल रहा है, आपको समझ में आ गया। फिर से मैं बोल रहा हूं, इन एसिडिक मीडियम अल्फा एमिनो एसिड्स जो मेरा था पहले ज्विटर आयन वाला था, अभी वो केटाइन में चला गया है। अभी मैं क्या करूंगा, उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं डाल रहा हूं, मैं यहां से इंफ्लुएंस ले आ रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, सो दे माइग्रेट टुवर्ड्स टू कैथोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम वे ऑन द अदर हैंड इन अल्कलाइन मीडियम यानी बेसिक मीडियम में मैंने क्या किया है, क्योंकि मेरा जो अल्फा एमिनो एसिड्स था वो एनाइन फॉर्म में चला गया है। सो दे माइग्रेट टुवर्ड्स टू कहां पे है, तो माइग्रेट टुवर्ड्स टू एनोड पे, वो एनोड पे मैंने यहां पे लिया हुआ है, एनोड की तरफ चला गया है। ये यहां पे कैथोड की तरफ गया था, ये यहां पे किस तरफ गया है, एनोड की तरफ गया हुआ है, ठीक है। सो फिर से मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं कि ये जो एनाइन है वो आपको एनोड की तरफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड चला गया है, लेकिन इट इज सम इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ पीएच। लेकिन एक जो फिर से ये देखिए मैंने क्या किया था, एसिडिक मीडियम में डाला हुआ था, इसको बेसिक में डाला हुआ था, फिर इसके बीच में थोड़ा इक्विलिब्रियम होने की वजह से जैसे वो यहां पे आएगा at the some intermediate value of pH, the concentration of the cationic form 1 and anionic form 2 will be become equal। यहां पे इक्वल हो जाएगा ना। फिर से मैं यहां पे बात कर रहा हूं, एट सम इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ पीएच होगा, जैसे यहाँ उसने क्या किया, एसिडिक मीडियम, फिर उसका जो न्यूट्रलाइज होकर वो जहां पे चला गया इस तरह। लेकिन यहां पे जैसे आएगा इस पॉइंट पे, नंबर 2 पॉइंट पे जैसे वो आएगा, तो अल्फा एमिनो एसिड विल एग्जिस्ट प्राइमरली एज द न्यूट्रल डाइपोलर आयन हो जाएगा। तो न्यूट्रल डाइपोलर आयन का मतलब तो यही हुआ ना कि एट दिस पीएच राइट, देयर वुड बी नो नेट माइग्रेशन of the amino acid in an electric field। जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वहां पे एक सर्टेन पीएच पे उसका कुछ भी माइग्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये ही पॉइंट है। सो दिस पीएच एट विच देयर इज नो नेट माइग्रेशन ऑफ द एमिनो एसिड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको ही हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलेंगे। उसका ही नाम क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से हम उसको बोलेंगे, ठीक है। सो ईच एमिनो एसिड हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, हर एक जो एमिनो एसिड होते हैं उसका एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था, जो भी न्यूट्रल एमिनो एसिड्स होते हैं, कितने थे मेरे पास, 14 थे, राइट। उसके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या हो गए, तो वो स्लाइटली लेस देन 7 हो गए, लेस देन pH 7 हो गए। मैं आपको दिखाता हूं फिर से, मैंने लास्ट लेक्चर का जो आपके पास है, देखिए ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था। देखिए ग्लाइसिन का क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट 6.1 है, एलेनिन का क्या है 6.1, वेलिन का क्या है 6, ल्यूसिन का 6, आइसोल्यूसिन का 6,
फिनालेनिन का 5.9, मिथियोनिन का 5.7 है, ट्रिप्टोफन का 5.9 है, सीरीन का 5.7, सिस्टीन 5.1, ग्लूटामिन 5.7, थ्रियोनिन 5.7, टायरोसिन 5.6, प्रोलिन 6.3. These all 14 neutral amino acid having the isoelectric point of pH is less than 7. यहाँ पे मुझे मिल रहा है. अच्छा, फिर जो एसिडिक हो गया मेरे पास, आपको समझ में आ गया? जो हमारे पास एसिडिक एमिनो एसिड्स होते हैं, 4 एसिडिक एमिनो एसिड्स हमारे पास है. कितने थे? 3 थे. तो उसका जो वैल्यू मुझे मिलेगा, तो वो वैल्यू नियर अबाउट उसका जो पीएच है वो मुझे 3 और 5.5 के बीच में मुझे मिलेगा. देखिए, मैंने आपको 3 यहां पे दिखाए थे, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड 3, 5.5 एंड 3.2. ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया. इस तरह से जो मेरे पास बेसिक एमिनो एसिड्स है, फॉर एग्जांपल इट्स अ बेसिक एमिनो एसिड्स, वो भी 3 थे. तो उसका जो मुझे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मिला हुआ है, तो जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मुझे यहां पे जो मिल रहा है वो कहां पे है? तो कि वो pH 7.6 टू 10.8 के बीच में होता है. 7.6 टू 10.8 के बीच में मुझे यहां पे मिल रहा है. समझ में आ गया आपको? सो ईच एमिनो एसिड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में यहां पे बोल रहा हूं. और यही आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की एक ब्यूटी है कि एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एन एमिनो एसिड हैज द लीस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर. उसका सॉल्युबिलिटी का क्या हो जाता है? लीस्ट हो जाता है. सो हेंस दिस प्रॉपर्टी हैज बीन यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड्स. आपको जो जिस पॉइंट पे मिलता है, तो वहां पे जो एट द पॉइंट ऑफ एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे? एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है मेरे पास. सो एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एन एमिनो एसिड, जो भी एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड हैज द लीस्ट solubility in water, least solubility in water. So hence this property is to use the separation. जैसे मेरे पास एक प्रोटीन था, तो मैंने उसका हाइड्रोलिसिस किया तो मुझे पेप्टाइड मिला. इस पेप्टाइड का मैंने हाइड्रोलिसिस किया तो मुझे डिफरेंट एमिनो एसिड्स मिले. तो उसको सेपरेट करने के लिए इसी से ही हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. तो ये जो एक बात मैंने यहाँ पे आपको समझाई थी, तो ये जो है मैंने आपको पूरा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है. हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है, फिर भी क्यों किया है आपको मैं मालूम करा दूं, क्योंकि जेडब्ल्यू और नीट की जो एग्जामिनेशंस आप पास्ट ईयर के पेपर्स आप देखेंगे, जैसे एडवांस के भी पेपर देखेंगे, तो ये जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का जो पॉइंट है वो यहाँ पे उसने डाला हुआ है कहीं, क्योंकि ये जो लास्ट लेक्चर में मैंने बढ़ाया था ना सभी स्ट्रक्चर, वो तो स्ट्रक्चर दिखा के उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पूछ रहे थे, तो आपको उसकी रेंज पता चले इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाई है. अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉन्फ़िगरेशन. यानी ये जो हमेरा एमिनो एसिड्स है तो वो कुछ तरह से हमें दिखाई दे रहा है. पहले तो आप समझिए कि द अल्फा कार्बन ऑफ ऑल द एमिनो एसिड, फिर से मैं दिखा रहा हूं, द अल्फा कार्बन ऑफ all the amino acids except क्या है? ग्लाइसिन है, राइट, इज किराल, मीन्स असिमेट्रिक है. समझ में आ गया? द अल्फा कार्बन ऑफ ऑल द एमिनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन इज कायरल इन नेचर. Hence amino acid can exist in two stereometric form. तो वो आपको कैपिटल D या L दोनों में मिलेंगे. लेकिन हमें मालूम है, क्या मालूम है? All the naturally occurring amino acids having a L configuration, वो L configurations में ही मिलते हैं. देखिए उसका L configurations हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं. मेरे पास COOH है, यहाँ पे क्या है? C है, H है, फिर यहाँ पे NH2 है और R है. ये फिशर प्रोजेक्शंस है. हमें मालूम है ये अल्फा कार्बन है और ये कायरल इन नेचर भी है, ये ग्लाइसिन नहीं है. सो ये क्या हो गया है?
एल एमिनो एसिड है, एल एमिनो एसिड है, इसको हम एल बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे NH2 ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड है। समझ में आ गया है? क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पे एल इसलिए मैंने दिखाया हुआ है कि हियर in the case of NH2 group at the chiral carbon lies on the left hand side, तो उसको हम L बोलेंगे। जैसे जिस तरह से हमने OH में दिखाया था इस तरह से हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। दूसरा भी एक ब्यूटी क्या है कि प्रोटीन्स, जो भी प्रोटीन्स होते हैं उसके जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो L होते हैं, तो इसके कॉन्ट्रास्ट में all the sugars belongs to what? सो बिलोंग्स टू डी सीरीज में चली जाती है। जो भी मैंने शुगर आगे बढ़ाई थी वो कैपिटल डी सीरीज की है। इस तरह से सभी अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं जो मुझे नेचर से मिलते हैं वो क्या है? एल एमिनो एसिड्स है। एक और पॉइंट का मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये थोड़ा फॉर योर इंफॉर्मेशन है लेकिन ये पूछा गया था इसलिए मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे एक कंपाउंड होता है उसको हम नीन हाइड्रीन बोलते हैं, नीन हाइड्रीन। उसका जो पूरा नाम है ना वो है 2,2-डाई-हाइड्रोक्सी इंडेन 1,3-डायोन, उसका पूरा नाम है, शॉर्ट नेम ये है। जो नीन हाइड्रीन है ना वो अल्फा एमिनो एसिड के साथ, अल्फा एमिनो एसिड्स के साथ वो जुड़ के वो पर्पल कलर का कलराइजेशन, पर्पल कलर वो दे रहे हैं। तो इस टेस्ट को हम क्या बोलेंगे? नीन हाइड्रीन टेस्ट बोलेंगे। ये हमें कैसे पता चले कि इसमें एमिनो एसिड्स है? तो नीन हाइड्रीन के साथ हम उसका टेस्ट कराएंगे, पर्पल कलराइजेशन मुझे मिलेगा। तो दिस टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। जैसे मैं यहाँ मेरे हाथ पे नीन हाइड्रीन ये मैं लगाऊंगा तो कुछ कलर होगा, कुछ आएगा? यस, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मैंने आगे ही पढ़ाया था मेरी जो स्किन है वो प्रोटीन की बनी हुई है और यहाँ से जो पर्सपिरेशंस में से या कुछ ऐसे होके भी एमिनो एसिड्स निकल रहे हैं, तो वो एमिनो एसिड के साथ नीन हाइड्रीन जुड़ के कलराइजेशन दे पाएगा, इसलिए उसको नीन हाइड्रीन टेस्ट भी हम बोल सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज कुछ ज्यादा आपके साथ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में मैंने बात की थी। फिर से मैं बोल रहा हूं ये है नहीं आपके सिलेबस में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स इन बॉडी क्यूरिकुलम, लेकिन एनटीए जो ले रही है अपनी एग्जामिनेशंस उसके लिए मैंने आज कुछ आपको ज्यादा पढ़ाया हुआ है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पेप्टाइड्स और उसके क्लासिफिकेशंस में हम चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।